अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यासिर याकूब. I'm a director of White Securities. Today we are going to discuss for the public awareness के stock market trends, economy और foreign investors इनका impact stock market के ऊपर कैसे होगा. कुछ पॉइंट्स जो कि हम आज डिस्कस करेंगे वो है effects of economics on stock market, current investment trends, sectors to invest, key risks analysis, dividend based investments, benefits for foreign investors, and in the end question and answers. The contact details have been given. अगर आपको कोई सवाल करने हो तो आप उन डिटेल्स पे भी कर सकते हैं. तो हम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे. इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द स्टॉक मार्केट. सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट के ऊपर इकोनॉमिक इफेक्ट्स कैसे. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करते हैं. तो इंटरेस्ट रेट आपका किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे ऐसे इम्पैक्ट करता है कि अगर वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट का जो रिटर्न होगा, जो इसका इंटरेस्ट होगा, वो जब कंपनी पे करती है तो उसकी जो अर्निंग्स होती है वो कम हो जाती है. जैसे कि इट सेज व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर हायर इट मेक्स मनी मोर एक्सपेंसिव टू बोरो, ईटिंग इनटू कंपनी प्रॉफिट मार्जिन्स. इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो एक प्रॉफिटेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक कंपनी 1 करोड़ रुपए कमाती है तो आज हमारा इंटरेस्ट रेट है 7%. तो सीधा सीधा 7% आपके उस प्रॉफिटेबिलिटी पे आपको वो पे करना है आगे. 2017-18 में पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट था 13.25 एट द हाईएस्ट साइड, जो कि पिछले 2 साल में जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए हैं टू 7%. 50% जो इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं उससे आप ये देख सकते हैं कि पिछले 1-1.5 सालों में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ी है. किसी भी मुल्क की जब इकोनॉमी खराब हो रही होती है तो जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो उसमें सबसे जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि आप इंटरेस्ट रेट कम कर दें टू बूस्ट द इकोनॉमी. नॉट ऑलवेज द केस, लेकिन ये सबसे एक पहला स्टेप होता है ताकि अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी हायर होगी और आपकी इन्वेस्टमेंट की जो आपका जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है वो आपको एक अच्छी गेन्स देगी. दूसरा फैक्टर जो हम आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट, वो है इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन प्राइस प्रेशर एज एन इन्फ्लुएंस ऑन द स्टॉक मार्केट. किसी भी चीज की अगर प्राइसेस बढ़ जाए तो उस चीज का जो अफोर्डिंग पावर है या परचेजिंग पावर है वो कम हो जाता है. अगर फॉर एग्जांपल एक चीज आज से मुझे 1 महीने पहले 10 रुपए की मिल रही थी, अगर आज उसकी प्राइस ही 20 रुपए हो गई है तो मैं जहाँ 2 लेता था अब मैं वो 1 लूंगा. तो जो मेरा परचेजिंग पावर है वो कम हो गया, जिसकी वजह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी. हायर प्राइसेस tend to slow down economic activity and have negative impact on stock market. तो जब भी किसी चीज की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो वो परचेसिंग पावर पे इम्पैक्ट करता है और उस चीज की वजह से आप की इकोनॉमी पे वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट. तीसरा फैक्टर जो कि स्टॉक मार्केट की प्राइसेस को इम्पैक्ट करता है वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो उसमें आप देखते हैं कि किस तरीके से उस मुल्क की जो प्रोडक्शन होती है इधर गुड्स और सर्विसेज वो बढ़ जाती हैं, जो परचेजिंग पावर होता है आपकी कंज्यूमर का वो बढ़ जाता है, जिसके रिटर्न में आपकी वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है. और एक जो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट होता है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ जाता है अगर आपका जीडीपी बहुत अच्छा आता है तो. लेकिन अगर इसी की जगह जीडीपी नेगेटिव आता है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गॉज है जिसको हमें हमेशा अपनी नजर में रखना चाहिए कि आपकी जीडीपी क्या चल रही है, आपका इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, आपकी इन्फ्लेशन क्या चल रही है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी आगे आने वाले 6 महीने साल में कैसा परफॉर्म करेगी. फॉर एग्जाम्पल हम इन्फ्लेशन की बात करें, द लेटेस्ट जो इन्फ्लेशन रेट अभी है 8.4%. अब वो 8.4% है, जिससे पता चलता है कि चीजें बेहतर हुई है, इन्फ्लेशन कम हुई है. और अब हम ये देख सकते हैं कि अगर इन्फ्लेशन कम हुई है तो जाहिर सी बात है परचेसिंग पावर बढ़ा है, तो आगे आने वाले दिनों में हम देख सकेंगे कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी ज्यादा बेहतरी की तरफ जाएगी. अनएम्प्लॉयमेंट आपका वो इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आपके मुल्क के अंदर लोग नौकरी करना चाहते हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिस वजह से भी, चाहे हमारे पास इतनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज नहीं है कि उनको नौकरी दी जाए या हमारे पास कोई इतने फैसिलिटीज नहीं है कि लोगों को ज्यादा केटर किया जाए. तो और अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ती है तो जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो मुल्क की गुर्बत बढ़ेगी. फिफ्थ इंडिकेटर ट्रेड वॉर्स. ट्रेड वॉर्स क्या चीज है? किसी और मुल्क के साथ हमारी किसी वजह से कोई बात ना बनना जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि
अगर हम कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं किसी मुल्क से या हम उस मुल्क को कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो जाहिर सी बात है उनके हमारी इंपोर्ट भी महंगी होगी, क्योंकि हमारे को टैक्सेस इतने लग जाएंगे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका इम्पैक्ट आएगा। जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे किसी भी चीज का इम्पैक्ट आएगा तो जाहिर सी बात है उसकी प्राइसेस नीचे आएंगी, स्टॉक प्राइसेस उसके नीचे आएंगे। कोई भी कंपनी अगर वो ज्यादा टैक्सेस देगी, चाहे वो इंपोर्ट कर रही हो चाहे वो एक्सपोर्ट कर रही हो, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का इम्पैक्ट आएगा। अगर कंज्यूमर कॉस्ट ही बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है जो आप इकोनॉमी में अपनी एक बूम देख रहे हैं वो स्लो डाउन हो जाएगा, जो आप ग्रोथ देख रहे हैं वो स्लो डाउन हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी और स्टॉक प्राइसेस के हिसाब से नीचे आ जाती है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक स्टॉक मार्केट की प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट आता है और उसकी प्राइसेस में वॉलेटिलिटी आती है, चाहे अपवर्ड्स हो चाहे डाउनवर्ड्स हो। तो जितनी चीजें बेहतर होती जाएंगी उतने उस हिसाब से स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म करती जाएगी। एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 2017 में आपकी मार्केट ने हाई इंडेक्स टच किया था 54,000 53,000 का, और वहां से स्लोली स्लोली वो 27,000 पे जाके लैंड की जब आपका पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था। तो जब वो 27,000 इंडेक्स हुआ था तो आप देख सकते थे चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे जितनी अच्छी सीमेंट कंपनी हो, जितनी अच्छी स्टील की कंपनी हो, जितनी अच्छी फार्मास्यूटिकल हो, कोई भी सेक्टर हो, उसकी जो स्टॉक प्राइसेस थी इट वाज अंडर वैल्यू। क्यों अंडर वैल्यूड हमेशा प्राइसेस नहीं होती? जब हमें आगे आने वाले दिनों में कुछ दिख नहीं रहा होता, एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मार्केट में देख नहीं रहा होता, उसे हमें देखता नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में उस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी होगी, और हम इस चीज की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही ये चीजें बेहतर की तरफ जाती हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है, तो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बढ़ती है और उसके हिसाब से फिर आपकी चीजें बेहतर होना शुरू होती हैं। काफी ऐसी चीजें हैं अगर हम स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करें, दे हैव गॉन अप टू मोर देन 100%, 200%, 300% इन लास्ट 1 ईयर। एक साल में 200-300% एक कंपनी आपको रिटर्न दे, मार्केट प्राइस पर रिटर्न दे रही है। और आज भी हम अपनी इकोनॉमी को लेकर इतना पॉजिटिव हैं कि हमें आने वाला 1 साल 2 साल इतने बेहतर लगते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से भी रिटर्न्स फर्दर एज अप टू 100% रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो हम उस चीज को टारगेट करते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स किन किन चीजों में एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो अपने आप को कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करे, करेंसीज में करे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में करे, ईटीएफ्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये सारी वो एवेन्यूज है जहां पर एक इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट रखता है, अपने आप को डाइवर्सिफाइड रखता है, ताकि अगर एक चीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो तो दूसरी चीज उसको अच्छा परफॉर्म करे, तो एंड ऑफ द ईयर उसके पास एक टारगेटेड अमाउंट इन टर्म्स ऑफ गेन आनी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली वो इदारे हैं जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट लेके और उनको यकीन दिलाते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च, और उससे वो किस तरीके से एक अच्छा रिटर्न जनरेट करेंगे और अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा पे आउट देंगे। म्यूचुअल फंड्स हमारे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी बहुत एक्टिव हैं। वो सारे अच्छे ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एक अच्छी उम्मीद से कि हम अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न एंड ऑफ द ईयर देंगे। उस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट के क्या फायदे हैं? अगर फॉर एग्जांपल मैं आज आपको कहूँ कि पेंडेमिक में 1.5-2 सालों में हार्डली किसी बिजनेस ने कोई परफॉर्म किया होगा लेकिन मैं ये दुनिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पेंडेमिक की वजह से जो एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, जो हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले हैं, जो हमारी प्रोडक्शंस बढ़ गई हैं, जो हमारा जीडीपी बढ़ा है, जो हमारे इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, इसकी वजह से जो गेन्स हमें पाकिस्तान में मिले हैं, आज भी स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट इतनी ही बेनिफिशियल है। उसी तरीके से हम पॉजिटिव है इस चीज को देखते हैं कि आने वाले 1-1.5 साल में और अच्छे तरीके से ये परफॉर्म करेगी। वॉरेन बुफे की एक कहावत है जो कि दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर कहलाते हैं कि इन्वेस्टमेंट आपका वो प्रोसेस है जो आज आप इन्वेस्ट करो ताकि आपको फ्यूचर में वो एक अच्छा रिटर्न दे। फिर आती है करेंसीज में इन्वेस्टमेंट जो कि फॉरेक्स के थ्रू और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू होती है। इसमें आपका ये होता है कि आप एक करेंसी के अगेंस्ट दूसरी करेंसी लेते हैं, आप रुपए के अगेंस्ट डॉलर लेते हैं या पाउंड लेते हैं या यूरो लेते हैं, उस उम्मीद के साथ
कि जब ये करेंसीज अप्रिशिएट होंगी तो आपको उससे भी एक अच्छा गेन मिलेगा। फॉर एग्जांपल 2 साल पहले, 3 साल पहले 2016-17 में आपका डॉलर अगेंस्ट रुपी था 100 रुपी पर डॉलर। 1.5-2 सालों में ये जिस तरीके से बढ़ा है 162 रुपीज तक आज ट्रेड हो रहा है, 164 रुपीज तक, और जिस तरह वो 168-170 रुपीज टच किया है, तो अगर उस वक्त किसी ने डॉलर में इन्वेस्टमेंट की होती तो वो 50-60% रिटर्न के साथ आज खड़ा होता या वो रिडीम करता जो भी, तो वो एक अच्छा गेन मिलता उसको। इसी तरीके से गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेसिकली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है। इन दिस आप जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले लेते हैं, लिखा हुआ है इसमें 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, नीचे लिखा हुआ है सोर्स 4 अगस्त की लेटेस्ट डेटा है ये। अगर आप 3 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले लेते हैं जिसका आपको 8.88% फिक्स रिटर्न मिलता है, इसमें आपका कोई रिस्क नहीं है, आपको भी पता है कि आप एंड ऑफ द ईयर आपको ये रिटर्न मिलना है। 5 साल के इन्वेस्टमेंट पे आप 9.20 पर एनम आपको ये रिटर्न मिलेगा। 10 इयर्स में आपको 9.84 और 15 इयर्स में 10.4% आपको रिटर्न मिलेगा। ये वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपका रिस्क नहीं होता। एनुअली आप इस पे 8.8% गेन कर रहे होंगे, और जब आप इसको रिडीम करना चाहे तो ये रिडीम भी हो जाती है। इसी तरीके से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बेसिकली होते हैं कि एक उस कंपनी के ऊपर आपका भरोसा होना कि ये कंपनी अगर आज इस तरीके का परफॉर्मेंस दे रही है तो आगे आने वाले 3-4-5 सालों में वो कैसा परफॉर्म करेगी। तो उसके लिए आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, और आपकी वर्किंग होती है उसके ऊपर। आपको ये मालूम होता है कि फ्यूचर में जब उसकी एक कंपनी वो परफॉर्म करेगी तो किस तरीके से आप अपनी ये जो आपने आज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लिए, जब आप उसको कल रिडीम करेंगे तो इसमें गेन होना चाहिए या गेन होगा, क्योंकि आपका उस कंपनी पर भरोसा है। फिर होते हैं ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये होती है बास्केट जिसके अंदर आपके अलग अलग स्टॉक्स होते हैं। अब एक इन्वेस्टर आता है जो कहता है कि मुझे अलग अलग इन्वेस्टमेंट 4-5 शेयर्स में नहीं करनी है, मैं किसी एक ऐसी बास्केट में इन्वेस्टमेंट कर दूं जिसके अंदर वो अलग अलग स्टॉक्स हो। पाकिस्तान में 4 ईटीएफ्स अवेलेबल हैं, यूबीएल पाकिस्तान, एनआईटी पाकिस्तान, एमबीपी पाकिस्तान और मिजान पाकिस्तान। हर ईटीएफ में अलग अलग स्टॉक्स होंगे, इनकी अलग अलग बास्केट होगी। वो ईटीएफ आपको मिल जाएगा 10 रुपए पर ईटीएफ, 11 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए पर ईटीएफ, जिसके अंदर आपको अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग शेयर्स की मिलेगी। चाहे अब आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में सीमेंट सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में हो, स्टील सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में हो, फार्मास्यूटिकल, तो आप एक ऐसा ईटीएफ चूज करें जिसके अंदर आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होगी। कोई भी ऐसा ईटीएफ जिसके अंदर आपको सीमेंट के शेयर भी मिलेंगे, स्टील के भी मिलेंगे, फार्मास्यूटिकल भी मिलेंगे, जिसकी वजह से अब आपको अलग अलग स्टॉक्स लेने की जरूरत नहीं है। आप ये ईटीएफ ले लें, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब वो कंपनी डिविडेंड देगी तो आपको अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन आपको उसमें डिविडेंड भी मिलेगा, आपको बोनस भी मिलेगा, आपके पास ईटीएफ भी होंगे, और जब ये ईटीएफ ट्रेडिंग हो रही होगी तो वो एक अच्छा गेन इसमें भी आपको मिल सकता है इन लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले 1 साल में गोल्ड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। पाकिस्तान की हम बात करें जहाँ पर 1 तोला मिलता था 58,000 60,000 रुपए का, 60,000 रुपीज अ तोला, आज वो हो गया 1,10,000 रुपए का तोला विद इन ऑफ 1 ईयर। इस 1 साल में जो ये आपको 50% गेन गोल्ड में मिला है, तो ये आपका एक और डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इधर यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड ब्रेक्स, ज्वेलरी, कॉइन बार्स, फिजिकल ले सकते हैं। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आप कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं। ये आप कमोडिटी मार्केट से, आपको कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट से आपको मिल जाएंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठ जाए, जब आपको गेन मिले आप वो बेच भी सकते हैं प्रॉफिट के साथ। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट से रियल एस्टेट में करें, लेकिन हर बंदा रियल एस्टेट अफोर्ड कर सके ना कर सके, वो रिस्क लेना चाहे ना लेना चाहे, वो उसकी एक अपनी चॉइस है। तो उसकी वजह से अगर आप ये समझते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसी आपको कोई चीज़ अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में मिल जाती है, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक अवेलेबल डॉलमन सिटी रीट के नाम से, 10 रुपए का शेयर, हर साल आपको 10% डिविडेंड। अब इसमें इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आपने बेसिकली रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दी। आप 10% का गेन लेते जाएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें रहेगी। एनी टाइम यू वांट रिडीम, एनी टाइम यू वांट सेल, आप इसको बेच सकते हैं और ये आपके पैसे कैश आउट हो जाते हैं। तो ये वो सारे इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स हैं जिसमें बेसिकली एक इन्वेस्टर समझता है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड इस तरीके से रखे ताकि अगर एक चीज उसको एक
टाइम पीरियड पे उसको रिटर्न नहीं मिल रहा हो तो दूसरी चीज उसको रिटर्न मिल रहा हो। हर एक वक्त पे हर चीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होगी। किसी वक्त स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, कभी गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, कभी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, कभी दूसरी इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। तो अगर आपका एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू एवरी अदर इंस्ट्रूमेंट। सेक्टर्स टू इन्वेस्ट, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें तो हर सेक्टर आज अच्छा लगता है, क्योंकि हम आज पाकिस्तान को उस लेवल पे देख रहे हैं जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत बेहतर हो रही हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा हो गया है। गाड़ियों की एग्जांपल ले लें, जो गाड़ी आज से 2 साल पहले 20 लाख रुपए की मिलती थी वो आज 40 लाख रुपए की मिलती है। रिकॉर्ड ब्रेक्स हो रहे हैं सुजुकी के, आप देख लें नंबर्स, आप टोयोटा के नंबर्स देख लें, रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्होंने सेल्स की है। इवन दो के प्राइसेस डबल हो गई हैं, जहां पर थी वहां से डॉलर आपका 162 पर है, जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस बढ़ी है। कमोडिटी प्राइसेस दुनिया में इतनी बढ़ गई हैं जिसकी वजह से आपकी आज चीजें बहुत महंगी हो गई, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के लोग हर चीज अफोर्ड कर सक रहे हैं और एक अच्छी सेल्स भी हो रही है, अच्छे प्रॉफिट्स कंपनीज के आ रहे हैं। कंपेयर अगर किया जाए साल से, 1 साल पहले से या 1.5 साल पहले से, तो प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 200% तक बढ़ गए हैं। डिविडेंड पे आउट्स बहुत अच्छे हो गए हैं कंपनी के। इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में है वो एक अच्छे गेन्स दे रही है। पर्टिकुलरली अगर हम इन सेक्टर्स के बारे में बात करें कि टेक्सटाइल, सीमेंट और स्टील क्यों बेहतर है, पिछले बजट में भी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से सीमेंट सेक्टर को बेनिफिट्स दिए हैं, स्टील सेक्टर को बेनिफिट्स दिए हैं, टेक्सटाइल सेक्टर को बेनिफिट्स दिए हैं, जस्ट इन होप के ये सेक्टर्स अगर आपके बेहतर होंगे या आगे परफॉर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। सिंपल सी एग्जांपल है, सीमेंट सेक्टर को बेनिफिट देने का मतलब है डेवलपमेंट। आपकी डेवलपमेंट होगी, रोड्स बनेंगे, डैम्स बनेंगे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये एक सीमेंट सेक्टर अच्छा लगता है। फिर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स अनाउंस की हैं, फिर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन्स अनाउंस किए हैं लो इनकम ग्रुप वालों के लिए, ताकि जिसके लिए पहले तकलीफ होती थी जिनको लोन लेके एक अपनी जगह लेने में, आज उनके लिए वो सब आसान हो गया है। इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी 13.25% से 7% पे आ गया है, जो कि आज अगर आप नॉर्मली भी बैंक से बोरो करने जाओ तो आपके लिए एक चीज अफोर्डेबल है। पीएसडी पे डिसबर्समेंट जो डेवलपमेंट के लिए आपके बजट पे गवर्नमेंट ने एक डेवलपमेंट पे जो बजट एलोकेशन की है वो इतनी ज्यादा की है कि आने वाले दिनों में हमें ऐसा लगता है कि सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर बूम पे होंगे। इसी तरीके से स्टील सेक्टर पर हम बात करें, डैम्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, पीएसडी एलोकेशन 2.1 ट्रिलियन, एग्जाम्पशन इन कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल ऑफ द स्टील। ये वो सारी चीजें हैं, जब आप ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को, जब आप ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं आपकी एक कंट्री को, तो अब हम जाहिर सी बात है जब हम सस्ती चीजें इंपोर्ट कर रहे होंगे, चीजें बना के एक अच्छी प्रॉफिट मार्जिन के साथ बेचेंगे, आने वाले दिनों में एक अच्छी अर्निंग आएगी, एक्सपोर्ट कर सकेंगे। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि आपको बहुत अच्छे गेन्स मिल सकते हैं स्टॉक मार्केट एज वेल एज आपकी इकोनॉमिकल मूवमेंट आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। आपको दिख रहा होगा कि आपकी जो मुल्क है वो तरक्की की तरफ कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर की अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर ऑब्वियसली हमेशा से पाकिस्तान की जान रहा है। बीच में थोड़े मसले मसाइल की वजह से बैठ गया था, लेकिन अगेन हमने वापस एक्सपोर्ट करना बहुत अच्छे एक लेवल पे शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे जो आज अगर 162 पे भी डॉलर रुका हुआ है तो उसकी वजह यही है कि हम एक अच्छी एक्सपोर्ट करके इस मुल्क के अंदर पैसा ला रहे हैं, इस मुल्क के अंदर डॉलर ला रहे हैं। अगेन गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटीज दी थी आपके पास, करंट अकाउंट, अब ये कस्टम ड्यूटीज, रेगुलर ड्यूटीज ये कम कर दी, 589 पीसीडी कोड, जिसमें अगर आप देखें तो ये वो इंसेंटिव्स हैं हमारे इस टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर के आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है और आपकी सेल पॉइंट्स, आपके सेल प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हो सकते हैं आगे जाके। तो ये वो चीज़ें जो हमें देखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक, जो हमें लगे कि हाँ आगे जाके ये वो चीज़ें होंगी जिसकी वजह से हम एक अच्छा गेन कर सकेंगे, चाहे वो हम उससे डिविडेंड पे आउट्स हो या कैपिटल गेन्स हो।
पाकिस्तान will continue to receive export orders owing to global trends favoring पाकिस्तान। पाकिस्तान को फेवर जाहिर सी बात है बहुत मिली है पेंडेमिक की वजह से भी, और फिर जब एक रिवाइवल हुआ इस इकोनॉमी का, तो हमारे पास बहुत ऑर्डर्स आने लगे, जिसकी वजह से कि जो हमारा सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कुछ की रिस्क एनालिसिस हैं जो हमें नज़र में हमेशा रखने चाहिए, जिसकी वजह से जो हमने पीछे एनालिसिस किए उन पे इम्पैक्ट आ सकता है, चाहे अर्निंग बढ़ सकती है चाहे कम हो सकती है। अगर डिक्लाइन इन सीमेंट प्राइसेस, रिसेंटली हम देख रहे हैं कि सीमेंट प्राइसेस में सिर्फ इंक्रीज होती रही है। क्यों? क्योंकि आपकी कमोडिटी जो सीमेंट के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो कोल, कोल प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ गई है। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो कंपनीज ये जो कॉस्ट बढ़ जाती है वो अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देते हैं। वो पास ऑन करेंगे तो आपकी अर्निंग इंटैक्ट रहेगी, वो पास ऑन नहीं करेंगे तो आपकी अर्निंग पे बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा, वो अर्निंग कम हो सकती है। इसी तरीके से उनकी स्टॉक प्राइसेस कम हो सकती है, फिर उनके डिविडेंड कम हो सकते हैं। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट, अगेन अगर इंटरेस्ट रेट आज 7% पे आज हमारी मुल्क में इंटरेस्ट रेट 7% है, कल को ये अगर 8% हो जाता है तो जाहिर सी बात है हमें खुद एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ नेक्स्ट आने वाले दिनों में अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस महंगी हो गई होगी, वो बढ़ने की वजह से आपकी जो अर्निंग होगी उस पर इम्पैक्ट आएगा, वो कम हो जाएगी। इंक्रीज इन पावर टैरिफ, अगर बिजली महंगी हो जाती है तो भी प्रोडक्शन महंगी हो जाती है, प्रोडक्शन महंगी होगी, प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा। रॉ मटेरियल प्राइसेस महंगी हो गई, जैसे मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि कमोडिटी प्राइसेस बहुत महंगी हो गई है। कमोडिटी प्राइसेस में आपका स्टील, सीमेंट, आप कोई भी इंडस्ट्री हो, हर चीज का केमिकल, कोई भी रॉ मटेरियल जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, अगर उसकी प्राइस ही बढ़ जाएगी तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ बढ़ जाएंगी, आपका फिर आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ जाएगी। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, अगर आपका 162 का डॉलर आज है, वेरी गुड फॉर एक्सपोर्टर्स, लेकिन फॉर इम्पोर्टर्स अगेन ये कोई बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है। लेकिन कल को अगर ये एक्सचेंज रेट 150 रुपीज पर डॉलर हो जाता है तो इम्पोर्टर्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा, और अगर इम्पोर्टर को बेनिफिट मिलेगा तो जाहिर सी बात है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो फिर आप वहां से अपनी सेलिंग प्राइस भी कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी अर्निंग पे इम्पैक्ट आएगा। अगर ये सारे सिनेरियोज हम हटा देते हैं, ये सब पॉजिटिव रहते हैं हमारे पाकिस्तान के सिनेरियो के लिए, तो एक कंपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट हम क्यों करना चाहेंगे। डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट में होता है कि कभी भी आप कोई स्टॉक ऐसा लेते हैं जिसके अंदर जो कंपनी नोन हो के वो डिविडेंड पे करेगी, तो उसमें आपको मार्केट गेन कम मिलेगा या फिर उसके अंदर आपको वॉलेटिलिटी कम मिलेगी उस शेयर में हमेशा। अगर आपने कोई ऐसा शेयर लिया जिसकी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एटलीस्ट 10 to 15% रिटर्न मिले इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और अगर आप उसको 2-3 साल रखते हैं, जब हमारा एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो जाता है इन्वेस्टमेंट का कि उसमें भी आपको कैपिटल गेन मिल सकता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग इज द मेथड ऑफ बाइंग स्टॉक्स दैट पे डिविडेंड्स रेगुलरली। अगर आप वो इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आपको 10-15% रिटर्न मिल रहा है कंपनी से इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो आप इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। 10-15% इज अ वेरी गुड पे आउट। कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। अब इसमें भी आपको ये देखना होता है कि कंपनी कितनी कांस्टेंट रहेगी अपनी अर्निंग्स के साथ आने वाले दिनों में, 6 महीने में, साल महीने में, 2 सालों में, जिसकी वजह से आप उसके अंदर इन्वेस्टेड रहेंगे। तो आप ये एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर आज कंपनी फॉर एग्जांपल 10 रुपए कमा रही है और 5 रुपए डिविडेंड दे रही है, तो कल वो 15 रुपए कमाएगी तो वो 10 रुपए डिविडेंड भी देगी। इस उम्मीद के साथ अगर आप उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो एट सर्टेन पॉइंट एक आता है जहां पर उसकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, डिविडेंड बढ़ेगा, तो जो आपकी परचेज प्राइस है वो तो नीचे की होगी। तो जब वो उसकी कैपिटल गेन आपको मिल रहा होगा तो उसमें आपका डिविडेंड भी बढ़ जाएगा। तो बेसिकली इट कैन गो अप टू 15%, 18%। ऐसी काफी कंपनीज है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जो आपको 10, 12, 15, 18% रिटर्न भी देती है फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और कैपिटल गेन अलग। इफ यू कीप देम फॉर years, 2-3 years, you can get capital gain as well. Dividend investing is a strategy that gives investor two source of profitability. एक हो गई डिविडेंड इनकम, दूसरी हो गई आपको कैपिटल गेन। जो डिविडेंड वाले शेयर्स होते हैं वो कम वॉलेटाइल होते हैं, तो अगर मार्केट में किसी वजह से अगर एक बहुत बड़ा मूव आता है डाउनवर्ड्स और अपवर्ड, तो आपका जो डिविडेंड पे आउट कंपनी होगी उस पर कोई खास वॉलेटिलिटी आपको नहीं दिखेगी, वो आपकी जो प्राइस होगी उस पर इम्पैक्ट होगा।
तो डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स आर बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट है जहाँ आपको एटलीस्ट 40-50% या एक इन्वेस्टर होता है वो अपने हिसाब से 40-50% अपना पोर्टफोलियो डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रखता है ड्यू टू सिक्योरिटी, और वो सेफ। कुछ चीजें जिस को आप इवेलुएट कर सकते हैं डिविडेंड स्टॉक्स को, जिन बेसिस के ऊपर आप उनको कर सकते हैं इवेलुएट, वो है डिविडेंड यील्ड। उस कंपनी के डिविडेंड यील्ड क्या है? डिविडेंड यील्ड का मतलब ये है कि अगर एक कंपनी की प्राइस है 200 रुपए, यहाँ लिखा हुआ है, अगर एक कंपनी की प्राइस है 200 रुपए, अगर उसका एनुअल रिटर्न आपको मिल रहा है 10 रुपए, दैट मेक्स 5% ऑफ द डिविडेंड। 5% डिविडेंड आपको एनुअली मिल रहा है। और अगर आपकी ये यील्ड बढ़ जाती है टू 10%, डिपेंडिंग ऑन द अर्निंग ऑफ द कंपनी, जब ये अर्निंग बढ़ेगी तो ये यील्ड भी बढ़ जाएगी। तो 10% हो जाती है तो आपकी एक इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी कहलाई और आपको 10% रिटर्न या 5% रिटर्न एनुअली मिल रहा होगा। और अगर इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया तो उसकी जाहिर सी बात है अर्निंग्स बढ़ेंगे, जब डिविडेंड बढ़ेंगे तो उसकी एक कैपिटल गेन भी आपको देगा। फिर होता है पे आउट रेशियो। अच्छा, the higher the dividend yield, the better investment return, given that all the other factors remain constant. Cash dividend payout. Dividend payout ratio is the ratio of the total amount of dividend paid out to the shareholders relative to the net income of the company. अगर एक कंपनी 10 रुपए कमा रही है, वो आपको 5 रुपए डिविडेंड दे रही है, तो it's already 50% cash payout from the earning. तो अगर आप कोई कंपनी इतना अच्छा आपको पे आउट दे रही है तो you'll always want to be invested in those companies जो आपको इतना अच्छा रिटर्न दे। इसी तरीके से EPS, अर्निंग पर शेयर मेट्रिक नॉर्मलाइजेस द कंपनी अर्निंग टू द पर शेयर वैल्यू। एक शेयर की वैल्यू, अगर एक अर्निंग पर शेयर अगर आज 10 रुपए है तो उस शेयर की वो वैल्यू कैसे आ रही है, क्या सेल्स हो रही है उसकी, उसके अंदर क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या सारे एक्सपेंसेस करने के बाद उसकी कितनी अर्निंग है, और अर्निंग पर शेयर बन के उसकी उस जब अर्निंग पर शेयर आपकी आ जाएगी तो दैट विल हेल्प यू इवैल्यूएट कि उसकी मार्केट स्टॉक प्राइस क्या होनी चाहिए। The best dividend stocks are companies that have shown the ability to regularly increase earnings per share over time and thus raise its dividend. वो कंपनीज जिसकी अर्निंग्स आपको पता है कि एवरी क्वार्टर, एवरी 6 मंथ्स, एवरी ईयर बढ़ती जाएंगी, उनका मॉडल, उनके प्रोडक्ट्स, उनकी डिमांड इतनी अच्छी है कि वो आपको दिख रहा है कि आगे बढ़ती जाएंगी, तो आप उसमें हमेशा इन्वेस्टेड रहते हैं और डिविडेंड इनकम करेंगे। फिर है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। बेसिकली ये होता है कि अगर आपकी एक कंपनी ट्रेड हो रही है 200 रुपए पे और उसकी अर्निंग है बेसिकली 20 रुपए और उसका स्टॉक प्राइस है 200 रुपए, तो ये हो गया प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 का। पाकिस्तान में इस वक्त आपको 5 के पी रेशियो पर आपको शेयर्स मिलेंगे। सीमेंट शेयर सेक्टर में शेयर्स हैं, काफी ऐसे शेयर हैं जो आपको 5 और 6 के मल्टीपल में, 7 के मल्टीपल मिलते हैं, विच आर कंसिडर्ड वेरी चीप। अगर आप दुनिया की बात करें, दुनिया के स्टॉक्स में, इंडिया की बात करें, इंडिया में 17% है, यूएसए में बात करें वहाँ पर 35%, 35 है आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। दैट मीन्स अगर वहां पर आपकी कंपनी अगर 10 रुपए या 20 रुपए अर्निंग करेगी तो उनकी प्राइसेस होंगी 500 रुपए, 600 रुपए। लेकिन पाकिस्तान में ये क्योंकि पाकिस्तान के सिनेरियो डिफरेंट है, यहाँ पर 5 और 7 और 8 के मल्टीपल की चीजें मिलती हैं, विच इज कंसिडर्ड वेरी चीप। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज very good option or to make good benefits and good gain. Benefits of foreign investors. फॉरेन इन्वेस्टर्स के बेनिफिट्स क्या हैं मार्केट में होने के, और मार्केट को क्या बेनिफिट्स है फॉरेन इन्वेस्टर्स के होने से। फॉरेन इन्वेस्टर्स हमेशा आपके एक्सटर्नल इंडिकेटर्स देखता है कि आपका मुल्क किस तरीके से तरक्की कर रहा है, कौन कौन से इंडिकेटर्स जो बेहतर हो रहे हैं, जिस वजह से एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आती है। जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आएगी उतने ही ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कहलाएगी। फॉरेनर्स को भी पाकिस्तान में आके वही बेनिफिट्स होते हैं, वो पाकिस्तान की मार्केट में जो ग्रोथ मिल रही, जो पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ है, उस अपॉर्चुनिटी को वो अवेल कर सकते हैं, अच्छा गेन करते हैं फॉरेनर्स। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की मार्केट में फॉरेनर्स की है भी, पिछले 1-2 साल से सेलिंग साइड पर है, लेकिन अगेन पाकिस्तान की ग्रोथ को देखकर वो वापस भी आते हैं,
निकालते भी हैं, प्रॉफिट बुक भी करते हैं। तो फॉरेनर्स भी इस मार्केट का पूरा बेनिफिट उठाते हैं, उठा सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी ग्रो होगी, जो किस तरीके से ये मुल्क ग्रो होगा, उस तरीके से इस इन्वेस्टमेंट को देखा जाए। Enable them to benefit from competitive returns from the Pakistani capital market while being stakeholders in their homeland economy. वो अपने मुल्कों में भी इन्वेस्टेड हैं, वो दूसरे मुल्कों में भी इन्वेस्टेड है, वो हमारे मुल्क में भी इन्वेस्टेड है। तो वो उनके लिए एक अच्छा एज है कि वो अगर हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है तो उनको उससे भी उनको बेनिफिट हो। अगर हमारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उससे भी बेनिफिट हो, हमारी कंपनीज अच्छा डिविडेंड पे आउट करी तो उससे भी बेनिफिट। एक बहुत अच्छा फैसिलिटी पाकिस्तान ने ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए दी है, जो कि है रोशन डिजिटल अकाउंट। रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक फैसिलिटी बनाई दी गई है, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी के लिए बहुत इजी हो गया है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो आपकी रियल एस्टेट हो। वेरी इजी टू इन्वेस्ट। किसी भी बैंक में जाके आप ब्रोकरेज हाउस की इन्वेस्टिगेशन करके और वहां पर आप अकाउंट खुलवा लें। वाइड सिक्योरिटीज की आपको रोशन डिजिटल सर्विसेज देता है, यहाँ पर आप अकाउंट खुलवाएं।